हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने स्वरों के बारे में पढ़ा था। आज का हमारा टॉपिक है व्यंजन। परिभाषा: जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा रुक कर मुख से बाहर निकलती है उन्हें व्यंजन कहते हैं, या जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुख के अलग अलग स्थानों को छूकर बाहर निकलती है वे व्यंजन कहलाते हैं। अर्थात हमारे मुंह में 5 भाग होते हैं जिनसे हवा टकराकर बाहर निकलती है। वो हैं कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। कंठ अर्थात हमारा गला, गले से आवाज़ निकलती है। तालु हमारे ऊपर वाले दांतों के साथ जो भाग अटैच्ड होता है उसे तालु बोलते हैं। और मूर्धा तालु से थोड़ा पीछे सिर की तरफ का भाग मूर्धा कहलाता है। दंत अर्थात हमारे दांत और ओष्ठ यानी कि होंठ, इन 5 भागों से टकराकर व्यंजन बोलते समय हवा बाहर निकलती है। व्यंजनों का वर्गीकरण: हिंदी में कुल 35 व्यंजन हैं जिनमें अड़ और अढ़ शामिल हैं। इनमें से पहले 27 व्यंजनों को स्पर्श व्यंजन कहते हैं जिन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है, और वे 5 वर्ग हैं कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। इनके अतिरिक्त 4 अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन भी होते हैं। तो व्यंजनों के कौन कौन से भाग हैं? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन: इन व्यंजनों के उच्चारण में जीवा अर्थात जीभ मुख के विभिन्न भागों कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ को स्पर्श करती है। ये 5 भागों में विभाजित है। सबसे पहले आता है कवर्ग। कवर्ग में क की लाइन क, ख, ग, घ, अण आते हैं और उनका उच्चारण स्थल हमारा कंठ है। जब हम क, ख, ग, घ, अण बोलते हैं तो हवा हमारे गले से होकर बाहर निकलती है। फिर आता है चवर्ग। च की लाइन च, छ, ज, झ, अय। ये व्यंजन बोलते समय हवा हमारे तालु से स्पर्श करके बाहर निकलती है। टवर्ग ट, ठ, ड, ढ, अण और जो 2 नए रूप सम्मिलित किए गए हैं ड का अड़ और ढ का अढ़, इनका उच्चारण स्थान मूर्धा है जो कि तालु के पीछे होता है। तो हवा मूर्धा से टकराकर अर्थात हमारी जीभ मूर्धा को जब टच करती है तब हम इन व्यंजनों का उच्चारण कर सकते हैं। तवर्ग त, थ, द, ध, न, इनका उच्चारण स्थान दंत है अर्थात हमारी जीवा दांतों को टच करती है। पवर्ग प की लाइन प, फ, ब, भ, म, इन व्यंजनों को बोलते समय हमारे होंठ आपस में टकराते हैं। तो ये हमारे 5 वर्ग हैं और 27 वर्ण हैं जो कि स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अंतस्थ व्यंजन: अंतस्थ का अर्थ है स्वर और व्यंजन के मध्य होना, अर्थात इन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के मध्य होता है, इसलिए इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये 4 हैं य, र, ल, व। अंतस्थ व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण में जीभ मुंह के किसी विशेष स्थान को पूरी तरह से स्पर्श नहीं करती है, बल्कि वायु मुंह के भीतर से ही निकलती है। इन्हें अंतिम व्यंजन कहा जाता है क्योंकि इनका स्थान व्यंजनों और स्वरों के बीच में माना जाता है, यानी ना तो ये पूरी तरह से स्वर होते हैं और ना ही ये पूरी तरह से व्यंजन होते हैं। ऊष्म व्यंजन: इन व्यंजनों के उच्चारण में हवा मुख से रगड़ खाकर बाहर निकलती है, अर्थात इन व्यंजनों को बोलने में ज़्यादा स्ट्रेस लगती है। उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं और ये 4 हैं श, श, स, ह।
इनके उच्चारण में ज़्यादा स्ट्रेस लगता है और हवा जो है मुंह के विभिन्न भागों को टकराकर बाहर निकलती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। इसके अलावा कुछ अन्य व्यंजन भी हैं, जैसे संयुक्त व्यंजन। दो व्यंजनों के मेल से बने संयुक्त वर्ण ही संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। अर्थात जब दो अलग अलग व्यंजन एक साथ जुड़कर नया रूप ग्रहण कर लेते हैं तो उन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। इनकी संख्या 4 है। क्ष, त्र, ज्ञ और श्र, ये चारों व्यंजन दो अलग अलग व्यंजनों के मेल से बने हैं। जैसे क्ष क प्लस श, त्र त प्लस र से मिलकर बना है, ज्ञ ज प्लस य व्यंजनों के मेल से बना है और श्र श प्लस र से बना है। इसलिए ये 4 संयुक्त व्यंजन कहलाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है द्वित्व व्यंजन। जब दो समान व्यंजनों का परस्पर मेल होता है या जब दो एक जैसे व्यंजन एक साथ आते हैं तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे क प्लस क, पक्का, मक्का, इनमें क व्यंजन 2 बार आया है, इसीलिए ये द्वित्व व्यंजन कहलाता है। वैसे ही च प्लस च, बच्चा, ट प्लस ट, मिट्टी, ल प्लस ल, कुल्लू आदि। जब सेम व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो वे द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। नेक्स्ट संयुक्ताक्षर। जब एक स्वर रहित व्यंजन अन्य स्वर युक्त व्यंजन से मिलता है तब वे संयुक्ताक्षर कहलाता है। जैसे स्व, स्वर, छ, अच्छा, प्य, प्यास। अर्थात आधा स, आधा तब हम कोई व्यंजन लिखते हैं जब उसमें स्वर का मेल नहीं होता है, और पूरा वह तब लिखा जाता है जब उसमें स्वर भी मिला होता है। तो ये एक है स्वर रहित व्यंजन, एक है स्वर सहित व्यंजन। वो दो जब अक्षर, ये दोनों अक्षर हैं और जब ये दोनों मिलते हैं तो ये संयुक्त अक्षर कहलाते हैं। एज सच आधा च और पूरा छ। आधा च स्वर रहित है और छ स्वर सहित है, तो इन दोनों के मेल से बना अच्छा। वैसे ही प्यास संयुक्ताक्षर के उदाहरण हैं। अब कुछ व्यंजन हमारे पास दूसरी भाषाओं से भी आए हैं, उन्हें हिंदी में शामिल किया गया है। जैसे अरबी, फारसी और अंग्रेज़ी भाषाओं से आए कुछ शब्दों के शुद्ध उच्चारण के लिए हिंदी में क, ख, ग, ज, फ वर्णों को शामिल किया गया था। क के पैरों में बिंदी, ख के पैरों में बिंदी, ग के पैरों में बिंदी, ज के पैरों में बिंदी और फ के पैरों में बिंदी। इन वर्णों को अरबी, फारसी और अंग्रेज़ी भाषाओं के कुछ शब्दों के शुद्ध उच्चारण के लिए हिंदी में शामिल किया गया था। जैसे कि कालीन, कालीन हिंदी का अक्षर नहीं है, शब्द नहीं है, ये बाहर की भाषा से आया है। वैसे ही खाना, गज़ब, जंजीर आदि। लेकिन वर्तमान में सिर्फ ज और फ का ही प्रयोग किया जाता है और इन वर्णों के नीचे जो बिंदी लगी होती है उन्हें नुक्ता कहा जाता है। अर्थ में अंतर के लिए शब्दों के अर्थ में अंतर के लिए नुक्ते का प्रयोग किया जाना आवश्यक है। अगर हम नुक्ते का प्रयोग नहीं करेंगे तब शब्द का अर्थ बदल जाएगा। जैसे जब हम नुक्ता लगाते हैं तो ये बना ज़रा, ज़रा का अर्थ है थोड़ा सा, और अगर हम नुक्ता नहीं लगाएंगे तो ये वर्ड उच्चारण होगा जरा, जरा मीन्स बुढ़ापा। वैसे ही फन, जब नुक्ता नहीं लगाएंगे तो उस फन का अर्थ है सांप का, सांप का फन, और जब हम नुक्ता लगा देंगे तो ये फन बन जाता है गुण। अभी हमने पढ़ा कि उच्चारण के आधार पर व्यंजन के 3 भेद हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन।
श्वास की मात्रा के आधार पर भी व्यंजन के दो भेद हैं, वो है अल्प प्राण, महाप्राण। अर्थात जिन व्यंजनों के उच्चारण में कम श्वास वायु बाहर निकलती है तो उन्हें अल्प प्राण कहा जाता है। परिभाषा क्या है? जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु कम मात्रा में बाहर निकलती है उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। जैसे प्रत्येक वर्ग के पहले, तीसरे और पांचवें व्यंजन, प्रत्येक वर्ग अर्थात कवर्ग, हमने अभी 5 वर्ग पढ़े, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, त्वर्ग और पवर्ग। इन पांचों वर्गों के पहले व्यंजन पहले में आते हैं कवर्ग का क, चवर्ग का च, टवर्ग का ट, त्वर्ग का त और पवर्ग का प। फिर तीसरा व्यंजन क की लाइन में आता है ग, च की लाइन में आता है ज, ट की लाइन में आता है ड, त्वर्ग की लाइन में आता है द और पवर्ग की लाइन में आता है ब। और पांचवें व्यंजन अगेन कवर्ग का अण, चवर्ग का अय, टवर्ग का अण, त्वर्ग का न और पवर्ग का म। तो ये 15 शब्द तथा अंतस्थ य, र, ल, व ये अल्प प्राण है क्योंकि इनके उच्चारण में श्वास वायु हमारी कम निकलती है। महाप्राण, जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु अधिक मात्रा में बाहर निकलती है तो उन्हें महाप्राण कहते हैं। वैसे ही प्रत्येक वर्ग के दूसरे व्यंजन, क्वर्ग की लाइन का ख, चवर्ग की लाइन का छ, टवर्ग की लाइन का ठ, त्वर्ग की लाइन का थ और पवर्ग की लाइन का फ। और चौथा व्यंजन घ, झ, ढ, न, भ और ऊष्म व्यंजन श, श, स, ह ये महाप्राण है क्योंकि इन व्यंजनों के उच्चारण में हमारी श्वास वायु अधिक मात्रा में बाहर निकलती है। नेक्स्ट, अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर। अनुस्वार एक व्यंजन ध्वनि है जिसका उच्चारण करते समय ध्वनि नाक से बाहर निकलती है और इसका चिन्ह बिंदु है जो कि हम शिरोरेखा के ऊपर लगाते हैं, जैसे गंगा, संसार, अंडा आदि। इनमें व्यंजन के ऊपर अनुस्वार लगाया गया है। गंगा में न की साउंड आ रही है, संसार में न की साउंड आ रही है, अंडा में अण की साउंड आ रही है और उनके लिए हम अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। ये हमारे पंचम वर्ण जैसे अण, अन, अण, न और म, पंचम वर्ण अर्थात प्रत्येक वर्ग का आखिरी व्यंजन, उनके स्थान पर भी अनुस्वार ही प्रयुक्त होता है। जैसे अंग, लेकिन अंग को हम इस प्रकार ना लिखकर अनुस्वार लगाकर लिखते हैं। चंचल में अय आता है, अगेन अय की जगह का हम अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। घंटा में अण का प्रयोग हुआ है लेकिन हम इस प्रकार ना लिखकर अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। अनुनासिक, अनुनासिक का उच्चारण स्वरों के साथ होता है। इसके उच्चारण में ध्वनि नाक और मुंह दोनों से निकलती है। इसका चिन्ह चंद्र बिंदु है, इसीलिए इसे चंद्र बिंदु कहते हैं। जैसे चांद, आंगन, मुंह, आंख आदि। अभी बताया कि अनुनासिक का उच्चारण स्वरों के साथ होता है। जैसे चांद आ की मात्रा के साथ अनुनासिक का प्रयोग हुआ, आंगन आ की मात्रा के साथ अनुनासिक, वैसे ही आंख आ की मात्रा के साथ चंद्र बिंदु। तो इस प्रकार अनुनासिक स्वरों के साथ प्रयोग में लाया जाता है। लेकिन जब शिरोरेखा के ऊपर कोई मात्रा लगती है तो अनुनासिक की जगह पर अनुस्वार का ही प्रयोग होता है। विसर्ग, इसका उच्चारण ह के समान होता है। इसका चिन्ह 2 बिंदु हैं। ये व्यंजनों के आगे लगाया जाता है। जैसे प्रातः, आगे विसर्गे लगी है और इसकी साउंड आती है ह, प्रातः उच्चारण करेंगे, प्रायः, मुख्यतः आदि। वर्ण विच्छेद, किसी शब्द में प्रयुक्त
वर्णों को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। अर्थात कोई शब्द हमें दे रखा है, उसके सारे वर्णों को हम अलग करेंगे, व्यंजन है चाहे स्वर हैं, तो वो वर्ण विच्छेद कहलाया जाएगा। जैसे जीभ, जीभ में ज प्लस ई प्लस भ प्लस अ। अब जिसमें कोई दूसरा स्वर ना हो, कोई मात्रा ना हो, तो भ व्यंजन के साथ क्या आएगा? अ। ज ई भ अ, जीभ। भाषा, भ प्लस आ प्लस श प्लस आ, भाषा। अमृत, म के पैरों में री की मात्रा है, तो री प्लस त प्लस अ म री त अ, अमृत। वैसे ही विशेषता, व के साथ ई की मात्रा का प्रयोग हुआ है, श के साथ ए की मात्रा का और त के साथ आ की मात्रा का, और श पर कोई और मात्रा नहीं है, तो श के साथ क्या स्वर लगेगा? अ। तो व ई श ए श अ त आ, विशेषता। तो इसे वर्ण विच्छेद कहा जाता है। नेक्स्ट आता है वर्ण संयोग। वर्ण संयोग अर्थात वर्णों के मेल को वर्ण संयोग कहते हैं। वर्ण विच्छेद में हम शब्द के वर्णों को अलग अलग करते हैं, और जब हमें अलग अलग वर्ण दिए जाते हैं और जब हम उनको मिलाकर किसी शब्द का निर्माण करते हैं तो उसे शब्द संयोग कहा जाता है। जैसे हमें अलग अलग वर्ण दिए गए, त ई त अ ल ई, तो इनसे क्या बन गया? त ई ती, त अ त, ल ई ली, तो क्या बन गया? तितली। वैसे ही क री क्री, श अ श, क अ क, कृषक। प ओ पौ, ध ए धे, पौधे। और र ई री प उ पू, रिपु। तो संयोग में हम वर्णों को मिलाते हैं और विच्छेद में हम वर्णों को अलग करते हैं।